डे 5, यहाँ डे 5। तो आप लोगों को देखा होगा कि सेल्स टैक्स के अराउंड 19 के 18 के करीब न्यूमेरिकल्स उनके वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं अवेलेबल कर दिए हैं। आप उन्हें जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कोई भी सवाल प्रॉब्लम आपको अगर क्रिएट करता है आप उसको वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो आज वो जो बेसिक्स वाले हमारे एरिया थे वो भी क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। हमने कल सैलरी डिस्कस की थी और मैंने सैलरी के भी आपको पास पेपर शेयर कर दिए थे। अगर आप वो 18 के करीब वीडियोस जो हैं न्यूमेरिकल्स की अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो आपको कंबाइंड हेड्स ऑफ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हुए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फील नहीं होगी। आप उन्हें बड़ी इजीली जो है वो कर सकेंगे, बिकॉज हर न्यूमेरिकल में अराउंड 70% जो है वो सैलरी ही होती है, 60 से 70% सैलरी है। और इस दफ़ा एक्सपेक्टेड भी न्यूमेरिकल 4 हेड्स ऑफ इनकम का ही है, तो उसको एक दफ़ा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की फेस ना हो। मैं आपके साथ अदर सोर्स और प्रॉपर्टी भी अवेलेबल कर दूंगा ताकि आपको जो वो आसान एरिया हैं वो आप लोग कर सकते हैं, हमने पहले किए भी होंगे। हम चलेंगे कैपिटल गेंस के ऊपर। कैपिटल गेंस इस अटैम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। आप जस्ट इसको एक्सपेक्ट करें कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फिर से कैपिटल गेंस में से आपको एक्सपेक्टेड हो सकता है। लास्ट टाइम में भी आया एंड इट वाज द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन। इस दफ़ा भी वो आपको कैपिटल गेंस जो है वो पूछ सकता है, वो टेस्ट करवा सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं। बट द थिंग इज़ डेट कि इस दफ़ा कैपिटल गेन में से फिर से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है। ख़ासतौर पर जो मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें हमारे पेपर का पार्ट बन सकती हैं। डीम्ड इनकम भी रिसेंट आया, तो डीम्ड इनकम आने के चांसेस जो हैं इस दफ़ा कम है, बट बाकी चीज़ों के आने के चांसेस जो हैं वो क्वाइट ज़्यादा हैं। तो कैपिटल गेन की बात करते हैं कि कैपिटल गेन कहते किसे हैं। द डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल इज दैट केस गेन अराइजेस ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कह रहे होते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की हुई हैं, एक गेन, एक डिस्पोजल और तीसरा क्या है, कैपिटल एसेट्स। इनको हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, गेन किसे कहते हैं, डिस्पोजल किसे कहते हैं, कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं, इनको हम देखते हैं। तो देखें गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, हमेशा जो कंसिडरेशन रिसीव होगी उसमें से हम लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, गेन जो है वो आ रहा होगा। और जब कंसिडरेशन रिसीव की बात करते हैं तो इसका असूल क्या होता है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के हमने कितने का बेचा है या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ हायर, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना गेन कंसिडर कर रहे होते हैं, कंसिडरेशन रिसीव कंसिडर कर रहे होते हैं। और कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हमारे पास क्या कुछ आएगा, परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स, एसेट को बेचने के लिए जो हमारे एक्सपेंस हो रहे होते हैं या उसको एक्वायर करने के लिए एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, ये सारी हमारी क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो गेन सेलिंग कंसिडरेशन रिसीव में से कॉस्ट ऑफ एसेट आप लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। अब गेन की बात करें तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस जो है ये हमेशा एक्रूवल बेसिस के ऊपर टेस्ट होती है। इसमें कैश कब रिसीव हो रहा है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, डेट ऑफ डिस्पोजल जिस ईयर में फॉल कर रही होगी वो हमारे लिए क्या होगी, रेलेवेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें प्रॉपर्टी है, शेयर्स हैं, सब कुछ आ रहे होते हैं। आपने शेयर डिस्पोज ऑफ किए 25 जून 2024 को और आपको पेमेंट जो है वो रिसीव हुई 5 जुलाई 2024 को। अब जो पैसे मिले हैं ये आपके फॉल कर रहे हैं टैक्स ईयर 25 में, डिस्पोज ऑफ किया है आपने टैक्स ईयर 24 में। तो रिमेंबर हम गेन या लॉस किस टैक्स ईयर में निकालेंगे, टैक्स ईयर 24 में कैलकुलेट जो है वो कर रहे होंगे। तो एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम इसको लेके चल रहे होते हैं, रिसीट बेसिस के ऊपर ये नहीं आता। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है डिस्पोजल की, और डिस्पोजल की डेफिनेशन सेम वही, गेन की डेफिनेशन भी सेम हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ रहे होते हैं, और डिस्पोजल की डेफिनेशन भी सेम है जो हम किस में कर रहे होते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में कर रहे होते हैं। तो डिस्पोजल की डेफिनेशन याद करने के लिए आप एक एक्रोनिम याद कर लें, डैट इज़ डेजर्ट स्टार एलसीडी। तो ये सारी जो है आपकी डिस्पोजल की डेफिनेशन बता देगा कि डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता। यही डेफिनेशन हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी है जहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम टेस्ट की हुई है। डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता बल्कि उसमें सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफ़र, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैंसल, रिडीम, रिलिंक्विश, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड,
सरेंडर, ट्रांसमिशन ऑफ एसेट बाय सक्सेशन या विल, बिजनेस एसेट्स को पर्सनल लेके जाना या पर्सनल एसेट को बिजनेस लेके आना, इन सब को हम क्या कहते हैं, डिस्पोजल कह रहे होते हैं। तो इसमें से कोई भी इवेंट होगा तो हम क्या करेंगे, अपना गेन या अपना लॉस जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो सिर्फ डिस्पोजल बेचना नहीं होता, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे किसका पार्ट बनती हैं, डिस्पोजल का पार्ट बनती है। जैसे अगर चीज़ें डिस्ट्रॉय वगैरह हो रही होती हैं तो जो उनका इंश्योरेंस क्लेम हमें मिलता है वो हमारी क्या कंसिडर होती है, कंसिडरेशन रिसीव कंसिडर हो रही होती है। और जब हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है उसमें से हम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर जो है वो एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर भी लेस करवा रहे होते हैं। तो गेन भी हो गया, क्या होता है, डिस्पोजल भी हो गया, क्या हो गया। उसके बाद है कैपिटल एसेट्स, इनको बेच रहे हैं, इनका गेन या लॉस जो है वो हमने क्या करना है, याद रखना है। तो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन याद करने के लिए पास्ट पेपर में आ चुकी हुई है। सबसे आसान तरीका है, आप याद कर लें, ऑल द एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स, चाहे उनका ताल्लुक बिजनेस के साथ है या नहीं है, एक्सेप्ट SODA। मतलब एस से बनेगा स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल या अदर कंज्यूमेबल्स। बिकॉज ये रॉ मटेरियल्स होता है, ये जो अदर कंज्यूमेबल्स वगैरह होते हैं, ये तो आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनते हैं। जब आप अपनी सेल्स करते हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं तो उस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो शो हो रहा होता है। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाते हैं। रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, सारा किसका पार्ट बनता है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनता है। और से आएगा हमारा अदर मूवेबल एसेट्स है, यहाँ पे पर्टिकुलरली बात हो रही है हमारे पर्सनल एसेट्स की, जैसे ये मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गई, टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, इनकी बात हो रही है। फिर डी से हमारी बात होती है यहाँ पे पर्टिकुलरली डेप्रिशिएबल एसेट्स की। देखें, हम जिस घर में रह रहे हैं, हम जो एसेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम कभी भी उनको डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर वही घर बिज़नेस के पास हो, वही बिल्डिंग बिज़नेस के पास हो, तो उसे क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। तो जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं, इनका गेन या इनका लॉस जो है वो हमेशा इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनता है। तो ये कैपिटल एसेट्स कैपिटल गेन में ट्रीट नहीं होंगे। और ये से बनता है हमारा अमोर्टाइजेबल एसेट्स, जिसे हम इंटेंजिबल्स कह रहे होते हैं, वो भी किसका पार्ट बनेगा, हमारा बिजनेस का। तो इनके अलावा जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल एसेट्स। हम इन्हें बेचेंगे, इनका गेन इनका लॉस जो है किसका पार्ट बनेगा, हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का पार्ट बन रहा होगा। अब इसमें बेसिकली कौन कौन से एसेट्स आते हैं, हम उनको अपनी डिवीज़न के, अपनी ईज़ के लिए दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारा NTR ग्रुप, डैट इज़ नॉर्मल टैक्स रेजिम। दूसरा है हमारा सेपरेट ब्लॉक का ग्रुप। NTR में दो सेक्शंस के आइटम्स पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 38, और सेपरेट टैक्स रेजिम में भी दो पढ़ेंगे, डैट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी और अंडर सेक्शन 37A। तो ये पूरा आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दो चीज़ें NTR में जानी है, जिसमें 37 के आइटम्स आती हैं और 38 के आइटम्स आती हैं। दो चीज़ें आपके सेपरेट ब्लॉक में जानी है, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है और सिक्योरिटीज़ जो हैं डैट इज़ 37A आ रही होती हैं। तो जब उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे हैं तो वो कैपिटल गेन, क्योंकि उनका गेन या उनका लॉस जो है किसका पार्ट बनेगा, सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट रेट पर टैक्स होंगे। ये किस में टैक्स होंगे, हमारे NTR में टैक्स हो रहे होंगे। तो पहले हम NTR का डिस्कस करते हैं, बाद में हम चलते हैं सेपरेट ब्लॉक के आइटम्स के ऊपर। तो NTR में सबसे पहले आएंगे हमारे पास सेक्शन नंबर 37 के आइटम। इसमें सबसे पहले आएंगे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, और ये प्राइवेट कंपनी वो है जो एज़ पर टैक्स है, टैक्स के मुताबिक जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी बात हो रही है। और वो क्या है, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी इज़ नॉन एज प्राइवेट कंपनी। जहाँ पे हमने पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है, अ कंपनी हुज 50% और मोर शेयर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या कंपनी विच हुज 50% और मोर शेयर आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी विच इज़ होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, अ कंपनी हुज शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड रिमेन लिस्टेड ऑन ईयर एंड, वो हमारी प्राइवेट कंपनी है। उसके अलावा जो कंपनी होगी उसके शेयर्स बचे कहाँ जाएंगे, हमारे सेक्शन नंबर 37 का पार्ट बन रहे होंगे, NTR का पार्ट बन रहे होंगे। फिर मेंबरशिप कार्ड्स वगैरह होते हैं, पार्टनरशिप फर्म का अगर आप शेयर, आप किसी फर्म के पार्टनर है, आप अपना शेयर बेच देते हैं, गेन होगा, किसका पार्ट बनेगा, सेक्शन नंबर 37A का। आपके पास माइनिंग राइट्स हैं, नमक निकालने के राइट्स ले लिए, कोयले निकालने के राइट्स ले लिए, इन्हें बेचेंगे, किसका पार्ट बनेंगे, 37 का पार्ट बन रहे होंगे। और उसके बाद है कुछ सर्टन पर्सनल एसेट्स जो कहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, सेक्शन नंबर 38 में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर हम इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे, इनको बेचेंगे, तो किसका गेन बनेगा, हमारा हमेशा NTR का पार्ट बन रहा होगा।
हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे लॉसेस में कल जाके, डेट इज़ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस इनका होता है। इन चीज़ों को बेचने के ऊपर जो लॉस आएगा उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस कहते हैं। वो प्रॉपर्टी बिके, सिक्योरिटीज़ बिके, उसे कैपिटल लॉस हम नहीं कहते। तो हमेशा कैपिटल लॉस क्या होता है, ये 37 के आइटम्स बेचना और 38 के आइटम्स बेचना, इसके ऊपर जो लॉस होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल लॉस कहला रहा होगा। अब 38 में कौन कौन चीज़ें आती हैं हम उसको देखते हैं। 38 में आती है पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग या इस तरह के जो आर्ट वर्क्स होते हैं मजनू भाई के, अगर आप बेच रहे होते हैं तो ये किसका पार्ट बनते हैं, हमेशा सेक्शन नंबर 38 का पार्ट बन रहे होते हैं। अब इतनी वैल्यूएबल पेंटिंग है, ये कौन सी फ्री में देनी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगी। तो इसके ऊपर अगर आपके पास पेंटिंग है, आप कल को बेचते हैं तो गेन आएगा या लॉस हो, किसका पार्ट बनेगा, हमेशा सेक्शन नंबर 38 का पार्ट बन रहा होगा। फिर ज्वेलरी, अगर आपको कोई घड़ी गिफ्ट करता है और आप घड़ी आके बेच देते हैं तो पहली बात है कीमत सही बतानी है, वरना कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं होते। और दूसरा जो गेन या लॉस आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, सेक्शन नंबर 38 का पार्ट बनेगा। फिर रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, फोलियो या बुक्स हो गई, मतलब जो शेक्सपियर ने अपने हाथों से किताब लिखी उसकी वैल्यू क्या होगी, आप अज्यूम भी नहीं कर सकते कि कितने मिलियंस ऑफ पाउंड में होगी। जो गालिब के खतूत हैं आज भी म्यूज़ियम में पड़े हुए आर्काइव्स में। तो अगर आपके पास ये इस तरह की चीज़ें हैं उन्हें बेचते हैं, गेन किस में जाएगा, 38 का पार्ट बनेगा। कोई पोस्टेज स्टैम्प हैं, फर्स्ट डे कवर्स वगैरह हैं वो इसमें आ रहे हैं। जो कॉइन्स हैं या मेडल्स वगैरह होते हैं, मतलब अभी अर्शन जी में कल मिला गोल्ड मेडल, पाकिस्तान में 32 से पैदा हो गए, कुछ अर्से बाद इसके बाद खाने के पैसे नहीं होंगे, गरीब मर रहा होगा तो अपना गोल्ड मेडल बेचेगा, तो उसको पैसे मिलेंगे, किसका पार्ट बनेंगे, सेक्शन नंबर 38 का। या कोई एंटीक्स वगैरह होते हैं वो भी किसका पार्ट बनते हैं, 38 का पार्ट बन रहे होते हैं। तो इन्हें बेचेंगे। ये वो एसेट्स हैं जो हमें एक्सप्लेन किए गए हैं कि ये क्योंकि वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं इनको बेचेंगे, इनका गेन इनका लॉस सेक्शन नंबर 38 में जाएगा। अब हमने 37 से 38 को सेपरेट क्यों किया है उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन आइटम्स को बेचेंगे 37 और 38 हो, गेन निकालने का फॉर्मूला वही होगा, कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। कंसिडरेशन रिसीव, कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या आ जाएगा, परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स, कि आपने एसेट्स कितने के परचेज़ किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मजरूम है की पेंटिंग कितने की लेके आए हैं, ये हो जाएगी परचेज प्राइस ऑफ एसेट। उसके बाद उसको एक्वायर करने में कितने खर्चा हुआ, आपने कमीशन पे की है, आपने क्लियरेंस चार्जेस पे किए हैं, फिर उसको मतलब इतनी बड़ी पेंटिंग उठा के घर लेके आए हैं, डिलीवरी कॉस्ट वगैरह पे की होगी, और कल को उसको बेचने के लिए भी आप जो खर्चा वगैरह पे कर रहे होते हैं, ये सारी क्या होती है आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट। और कंसिडरेशन रिसीव क्या होगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर, वो हमारी क्या कंसीडर होगी, सेलिंग प्राइस कंसीडर हो रही, डिफरेंस लेंगे। गेन हुआ तो हम ट्रीट करेंगे, लॉस हुआ तो उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे। अच्छा, हमने सेक्शन नंबर 37 को 38 से डिफ्रेंशिएट क्यों किया है, बिकॉज जिस तरह से ना वो कायदे को 14 नगाज के सिंध को मुंबई से अलग कर दो, सेम डैट केस है, 37 को 38 से क्या कर दो, अलग कर दो। क्यों, 37 के आइटम जिसमें प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, AOP का शेयर है, माइनिंग राइट्स हैं, मेंबरशिप कार्ड्स हैं, अब इन्हें बेचेंगे, इन्हें डिस्पोज ऑफ करेंगे, इनके ऊपर लॉस भी हो सकता है, इनका गेन भी हो सकता है। गेन टैक्सेबल है, लॉस की एडजस्टमेंट कैपिटल लॉस की अलाउ होती है, इसलिए है। जो 38 के आइटम है हमारे पास, जिसमें पेंटिंग स्कल्पचर वगैरह आ रहा है, अगर ये इनके ऊपर बेचा, डिस्पोजल किया, इनके ऊपर अगर आपको लॉस हो भी गया ना, वो लॉस का ट्रीटमेंट अलाउ नहीं होता। अब 37 के आइटम में लॉस का ट्रीटमेंट है, 38 के आइटम में लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है। तो दैट्स द रीज़न हमने क्या किया हुआ है, सिंध को मुंबई से अलग कर दिया हुआ है। 38, 37 डिफ्रेंशिएट है। सेम यही कंसेप्ट अप्लाई होता है सेक्शन नंबर 18, 19 में जाके भी, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में भी। वहाँ पे भी चूँकि लॉस का ट्रीटमेंट चेंज होता है, इसलिए हम अपनी इनकम को क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। तो 37 को बेचेंगे, गेन भी होगा, लॉस भी होगा, दोनों अलाउ में। 38 में सिर्फ गेन का ट्रीटमेंट होगा और 38 में लॉस का ट्रीटमेंट हमें अलाउ नहीं होगा। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल का नहीं, सवाल है पास पेपर का, हमने टैक्स ट्रीटमेंट बताना है हर एक ट्रांजैक्शन का, क्या होगा क्या नहीं होगा। कहता है जी, मिस्टर सद्दाम अ रेजिडेंट इंडिविजुअल डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, उसने सारे एसेट्स बेचे हैं। पहले हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। अच्छा, इसमें कोई होल्डिंग पीरियड वगैरह कोई रेलिवेंट नहीं होता। आज से कुछ अर्सा पहले होल्डिंग पीरियड कंसेप्ट होता था। अगर आपके पास अपडेटेड पास पेपर नहीं होंगे
तो सॉल्यूशंस में आप देख रहे होंगे 37 के आइटम को भी होल्डिंग पीरियड से मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो रेलेवेंट नहीं है, वो इररेलेवेंट हो चुकी हुई है। 37, 38 इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड होते हैं, मतलब बिका गेन है तो टोटल टैक्सेबल है, लॉस है तो एडजस्टमेंट है, और 38 में लॉस की एडजस्टमेंट हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, इसने लिए 10 दिसंबर 2016 को 3.5 लाख के, इसने 31 जुलाई 2017 को बेचे 2 लाख के, इसको हो गया लॉस 1.5 लाख का। अब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं और ये 37A में आते हैं। कैपिटल लॉस है, सेट ऑफ भी हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। फिर है अनलिस्टेड कंपनी शेयर। अनलिस्टेड कंपनी एज अंडर टैक्स प्राइवेट कंपनी कंसिडर होती है। क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। बिकॉज हम पढ़ के आए हैं पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जो ईयर एंड तक लिस्टेड रहती है। ये तो अनलिस्टेड कंपनी है, क्या होगी? प्राइवेट कंपनी। इसके शेयर्स लिए थे 5 लाख के, 9 लाख के बेचे हैं, 4 लाख का गेन हो गया, 37 का गेन है, टोटली क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ज्वेलरी है, आपने 15/5/16 को ली 7.5 लाख की, 14 लाख की बेची, 6.5 लाख का गेन है, ओके, ये भी टैक्सेबल है। फिर स्कल्पचर 38 में आता है, 4 लाख का लिया, 3 लाख का बेच दिया, 1 लाख का लॉस, ये लॉस की एडजस्टमेंट हमें अलाउ नहीं होगी बिकॉज 38 की आइटम है। उसके बाद शेयर इन AOP 1.3 मिलियन का लिया था, 1.2 मिलियन का बेच दिया, इसकी भी हमें लॉस की एडजस्टमेंट जो है वो अलाउ नहीं होगी। अलाउ किसने क्या नहीं होगी? होगी, 37 की आइटम है ये। तो अगर आप इसका नेट गेन निकालना चाहें तो 400 का अनलिस्टेड कंपनी का गेन है, ये भी बीच में अलाउ है। 6.5 लाख का ये वाला गेन भी बीच में हम ऐड कर देंगे, ये वाला लॉस हमें अलाउ होगा, हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा AOP का लॉस भी हमें क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो सकता है, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, ये हमें एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। तो इसका नेट गेन कितना आएगा? 8 लाख, पूरा 8 लाख। तो ये 8 लाख जो है इसका नेट गेन बनेगा, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? टैक्स अपना पे कर रहे होंगे, एज़ पर रेलेवेंट स्लैब लगाएंगे, जिस स्लैब में फॉल करता हुआ उसके मुताबिक हम क्या करेंगे? टैक्स अपना पे कर देंगे। डन। यहाँ पे हमारा हाफ कैपिटल गेन पूरा होता है। आगे चलते हैं, अब हमारा जो रिमेनिंग हाफ रह गया उसको डिस्कस करते हैं, और वो है सेपरेट टैक्स रजीम, कि इनको बेचेंगे हैं तो कैपिटल गेन का पार्ट, लेकिन इसके ऊपर सेपरेट रेट लगेंगे। हमारे लिए इस अटैम्प्ट में ये वाला पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स, इनकी टैक्सेशन, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पेपर में एज़ कम्पेयर टू NTR। अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम को बीच में मर्ज कर सकता है वो। कल हमने सैलरी जब देखी थी तो सैलरी में जब शेयर्स मिल रहे थे दैट वाज अ पार्ट ऑफ सैलरी। अब मिलने के बाद बिकेंगे तो सारा उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? कैपिटल गेन्स अप्लाई हो रहा होगा। अब सेपरेट ब्लॉक की अगर बात करें तो 2 चीज़ें आती हैं, एक सिक्योरिटीज़ जिसमें 37A है, जिसमें शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, प्रीडिशियल वाउचर, खिताबा सर्टिफिकेट, रिडीमेबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, डेट सिक्योरिटी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, उसके अलावा यूनिट्स ऑफ ट्रस्ट फंड, सारा इसमें आ रहा होता है। और दूसरी कौन सी है हमारे पास? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की, प्रॉपर्टी को बेचने की। अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं, किराए पे देते हैं, तो वो हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है। अगर आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं और आपकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ज़ाती प्रॉपर्टी है, तो फिर किसका पार्ट बनेगी? आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस का पार्ट बन रही होगी। रिमेंबर, जितनी भी डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर्स की, कंस्ट्रक्टर्स की, डेवलपर्स की, या डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी जो आपके बिज़नेस के ज़रिए इस्तेमाल है, आप अगर उन्हें बेचेंगे तो उसका गेन या उसका लॉस जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस का पार्ट बनेगा। तो किसका पार्ट बनेगा? बिज़नेस। यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जो मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है, उसको बेचना है, उसका गेन या उसका लॉस हम क्या कर रहे होंगे? कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब इसका गेन या इसका लॉस कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला वही है, गेन का कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या कुछ आ सकता है? प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव पे देखें, परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी कि आपने प्रॉपर्टी कितने की खरीदी है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू एक्वायर प्रॉपर्टी। आप अक्सर देखते हैं कि आप कमीशन पे करते हैं डीलर को, NOC चार्जेस पे करते हैं, रजिस्ट्री के कॉस्ट वगैरह पे कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट के ट्रांसफ़र चार्जेस वगैरह पे कर रहे होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? इसमें आ रहे होते हैं। फिर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंटल कॉस्ट आपकी इंटर होती है, वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अगर आपने खाली प्लॉट लिया तो उस पर मकान बना के बेच रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किसका पार्ट बनेगी? आपकी
कॉस्ट का पार्ट बन रही होगी। फिर कल को बेचने में आप खर्चे वगैरह करते हैं, आप बेचते हैं तो कमीशन पे करते हैं, एनओसी लेके देते हैं, तो सारा कुछ क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंसीडर होगी। और अगर हम कंसिडरेशन रिसीव की बात करें तो इसमें होगी अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू। इसमें फेयर मार्केट वैल्यू दो तरह की होती हैं, एक वो जो एफबीआर डिटर्मिन करेगा, अगर एफबीआर ने किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटर्मिन नहीं की तो ये डीसी रेट्स होंगे जो डिप्टी कमिश्नर जो है लोकल गवर्नमेंट वाले डिटर्मिन कर रहे होते हैं। हमें हमारे सिलेबस में ये नहीं है कैसे डिटर्मिनेशन होगी, हमें बस ये पता होना चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू और अमाउंट रिसीव विच एवर इज़ हायर, वो मेरी कंसिडरेशन रिसीव है, उसकी बेसिस के ऊपर हम गेन निकालेंगे, गेन हुआ तो टैक्सेबल होगा। प्रॉपर्टी में लॉस हो कोई एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होती, 38 में लॉस की एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी में भी लॉस की एडजस्टमेंट नहीं है। नो एडजस्टमेंट इन सेक्शन 38, नो एडजस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है। डन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, अब हमारे पास गेन आ गया, पेपर में हमें गेन ही दिया जाएगा और इसमें गेन या लॉस कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी 8 मिलियन की और आपने वो प्रॉपर्टी जो है वो ली थी 3 मिलियन की, आपको कॉस्ट भी पता होगा, आपको सेल प्राइस भी पता होगी, आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, अपना गेन निकाल सकते हैं। गेन निकालना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है इसकी, टैक्सेशन। अब इस गेन के टैक्सेशन हम इन रेट्स के मुताबिक करेंगे। पहली बात है ये रेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आई कैप में जाएंगे, आपने एक टैक्स के पेपर में ख़ास तौर पर करना है, जैसे ही एग्जामिनर आपको पेपर देना आपने फ़ौरन उसके लास्ट पेज पे चले जाना है। लास्ट पेज पे आपने रेट्स देखने हैं कि कौन कौन से रेट्स गिवन है, जो रेट्स गिवन होंगे वही सारे पेपर में सवाल पूछेंगे। अगर आप आखिरी पेज पे जाते हैं और आपको उसमें प्रॉपर्टी के रेट्स गिवन किए हुए हैं, इसका मतलब पूरे पेपर में प्रॉपर्टी का डिस्पोजल है। तो ये रेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस होल्डिंग पीरियड देखना है, उसकी बेसिस पे आपने गेन या लॉस निकाल देना है। अब प्रॉपर्टी की हमने 3 टाइप्स रखी हैं, एक फ्लैट्स है, एक ओपन प्लॉट्स हैं और दूसरी है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। अगर फ्लैट आप 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो 15% टैक्स है, 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर बेचते हैं तो 7.5% टैक्स है, और अगर 2 साल के बाद बेचते हैं तो फ्लैट क्या होते हैं हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं। अब ये होल्डिंग पीरियड हम कैसे काउंट करेंगे, हम होल्डिंग पीरियड काउंट करते हैं डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल्स तक, कि हमने किस दिन ख़रीदा और किस दिन बेचा, उस तारीख से लेके उस तारीख तक हमने देखना है। अगर 1 साल के अंदर बिक रहा है फ्लैट 15, जो भी गेन आएगा उस पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 15%। 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर 7.5, और फ्लैट अगर 2 साल के बाद बिकेगा तो एग्जाम्प्ट होता है। फ्लैट के अलावा जो भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, घर है, आपके क्वार्टर्स बने हुए हैं, वट एवर जो भी बनाया हुआ है आपने, अगर विद इन 1 ईयर बेच रहे हो 15%, आफ्टर 1 ईयर बट विद इन 2 ईयर 10%, आफ्टर 2 ईयर बट विद इन 3 ईयर तो 7.5%, आफ्टर 3 ईयर्स बट विद इन 4 ईयर्स 5%, और आफ्टर 4 ईयर बेचेंगे तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो ये पेपर में आपको रेट्स गिवन होंगे, आपने बस सवाल पढ़ना, देखना कि प्रॉपर्टी खरीदी क्या थी, डेट ऑफ परचेज क्या थी और डेट ऑफ सेल क्या है। होल्डिंग पीरियड काउंट करो, जिस स्लैब में फॉल करता है गेन के ऊपर रेट लगा के, तो भाई मेरा ये टैक्स इसके ऊपर आ रहा है। और ओपन प्लॉट के लिए 1 साल में 15% है, 2 साल में 12.5 पे 10, 7.5, 5, 2.5 और 6 साल के बाद अगर हम कोई प्लॉट डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा एग्जेम्प्ट होगा। तो ये रेट्स गिवन है, हमें रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड चीज़ याद रखिएगा कि हमें यही सेक्शन 75 है, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाके पढ़ेंगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव पे अभी हम डिस्कस आउट कर रहे हैं ये कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव पे। कहते हैं जी अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, डीसी वैल्यू, एफबीआर वैल्यू है, जब आप उसको पे कर रहे होंगे तो मैक्सिमम आप 5 मिलियन तक की अमाउंट जो है वो कैश में पे कर सकते हैं। अगर आपने 5 मिलियन से 1 रुपया भी कैश में पे कर दिया, सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी, आपकी कॉस्ट से क्या कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी। और दूसरा, जितनी रकम आपने कैश में पे की होगी उसकी 5% क्या पे करनी पड़ेगी आपको, पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये वाला पॉइंट पेपर में इस दफ़ा आएगा आपको, या तो बिजनेस में पूछेगा या कैपिटल गेन में पूछेगा, इसको मार्क कर लें। सेक्शन नंबर 75 है, सुपर इंपॉर्टेंट है। हम बिजनेस में दोबारा डिस्कस करेंगे, बट अभी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की हद तक ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल है जी, 15 जनवरी 2021 को मिस्टर ए सोल्ड अ हाउस सिचुएटेड इन कराची फॉर ₹15 मिलियन। उसने घर कितने का बेचा है, 15 मिलियन को। ही हैड परचेज दिस हाउस इन जुलाई 2020 फॉर 19 मिलियन।
हालांकि कितने का घर लिया था, 19 मिलियन का, आउट ऑफ विच ₹6 मिलियन वो पेड इन कैश, उसमें से 6 मिलियन उसने कितना पे किया था कैश में। अब सिर्फ ज़ाहिर देखा जाए, जिसने घर बेचा है तो रो रहा होगा कि भाईजान मैंने ये घर लिया था 19 का, मैंने कितने का बेचा है 15 का, लिया कितने का था 19 का था, कितना इसका लॉस हुआ होगा 4 का, ये तो रो रहा होगा। जब ये अपना लॉस क्लेम करने जाएगा या लॉस डिक्लेयर करेगा, आ जाएंगे एफ वाले, हाँ भाई 1 मिनट, घर लिया था, हाँ जी कैसे लिया था, ये पेमेंट की थी, अच्छा हमें ही पता, मजाक कर रहे हो, पेमेंट कैसे की थी, दिखाओ हमें ट्रांजैक्शन, चेक बताओ, चेक कौन सा है, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। अब वो जब आपकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और आपको पता चलता है कि जी 19 मिलियन में से 6 मिलियन जो है वो आपने किस में पे कर दिया, कैश में पे कर दिया, कहेंगे भाई जब हमने मना किया था कि 5 मिलियन तक ही आप कैश में पे कर सकते हैं, आपने क्यों सारा पे किया, तो कहेंगे आपने 19 का लिया है, आपने जो कैश में पेमेंट की है हम तो उसको मानते ही नहीं है, तो उस 19 में से 6 मिलियन जो है वो हम क्या करवा देंगे, रिड्यूस करवा देंगे। तो बाय एफबीआर इसकी कॉस्ट क्या अज्यूम होगी, 13 मिलियन। वो कहेंगे हमारे मुताबिक तुम्हारी कॉस्ट क्या है, 13 मिलियन। कितने का बेचा है, 15 का, कहते तुम तो रो रहे हो, मुझे नुकसान हुआ है, हमारे मुताबिक तुम्हें क्या हो गया है, 2 मिलियन का गेन हो गया है। तब चूँकि आपको गेन हुआ है 2 मिलियन का, तो आप टैक्स पे करो। हम देखेंगे होल्डिंग पीरियड, घर है इसने लिया जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में लिया, जनवरी 21 में बेचा, तो विद इन 1 ईयर बिक रहा है, तो इसके ऊपर वो लगाएंगे 15% और टैक्स निकालेंगे, कितना बनता है 3 लाख। 3 लाख रुपया जो है, एक तो वो आपसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, ठीक है, 3 बनता है ना। कहानी आने रुकेंगे, कहेंगे ये तो टैक्स है आपका, जब हमने मना किया था कि 5 मिलियन से ऊपर कैश में पेमेंट नहीं करनी, क्यों की है, कितनी किसी 6 मिलियन की, इसके ऊपर लगाएंगे 5% और पेनल्टी लेंगे, कितनी आएगी वो 3 लाख पेनल्टी भी आपसे ले रहे होंगे। एक तो पेनल्टी पड़ेगी और दूसरा आपका टैक्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे लॉस जो हैं आपको क्या करने पड़ेंगे, बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये पॉइंट पेपर में इसके टेस्ट होने के चांसेस जो हैं वो कंसिडरेबली काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये रूल क्लियर है। इसी प्रॉपर्टी से अभी जो हमने डिस्कस किया है, ये प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है कि अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है तो कब उसका गेन एग्जेम्प्ट हो सकता है या कब उसका गेन हम रिड्यूस रेट पे चार्ज करेंगे, वो भी देखना है। रिमेंबर, अगर कोई प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी आर्म फोर्सेस को या सरकारी मुलाजमीन को, मतलब शहदा जो हैं, शहदा के डिपेंडेंट्स, अगर कोई उसको अलॉटेड प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसके ऊपर जो भी गेन आएगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सिमिलरली कोई सरकारी मुलाजिम अगर अपने जॉब के दौरान मर गया है तो उससे कोई प्रॉपर्टी उसके वारिसान अगर बेचते हैं, उस पर कोई गेन है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, हमारी एग्जेम्प्ट होती है। उसके अलावा जो दूसरे मुलाजमीन हैं, मतलब मरे नहीं हैं, अभी ज़िंदा ही हैं, रिटायर हो चुके हुए हैं, वो वाले लोग भी, और सरकारी मुलाजमीन भी, और अगर इन्हें कोई प्रॉपर्टी अलॉट की गई थी और ये बीइंग एन ओरिजिनल अलॉटी के तौर के ऊपर प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो जो इनकी वो क्या कहते हैं गेन आएगा वो 50% क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब एक सरकारी मुलाजिम है, रिटायर हो गया, उसे प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी, कोई प्लॉट दिया गवर्नमेंट ने, उसे प्लॉट बेच दिया, अब उसका टैक्स बनता था 10% के हिसाब से, तो हम 10% नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, हम 5% जो है वो लगा रहे होंगे। 50% उसका टैक्स जो है वो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। और अगर वो 3 साल रख के प्रॉपर्टी बेचेगा तो फिर जो भी टैक्स आएगा वो 75% जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो शहदा या उनके शहदा के डिपेंडेंट्स या सरकारी मुलाजिम अगर मर जाते हैं तो उनके डिपेंडेंट अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। और अगर रिटायर मुलाजमीन प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं तो जो भी गेन आएगा 50% क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मतलब आधा रेट लगाएंगे हम, 10 दिन लगाएंगे 5 लगा देंगे, 5 दिन लगाएंगे 2.5 लगा देंगे, तो 50% रेट लगेगा।
और अगर वो 3 साल तक प्रॉपर्टी रख के बेचते हैं तो फिर कितना लगेगा 25%, बिकॉज 75% जो है वो टैक्स उनका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी से रूल रिलेट कर रहा है। अगर आपको याद हो हमारा एक क्वेश्चन था कैपिटल गेन की असाइनमेंट में, टेस्ट में भी आया था, डैट वॉज मिस मिर्ची वाला, उसमें वाला पॉइंट टेस्टेड था जहाँ पे उसका हस्बैंड जो है वो ड्यूरिंग मुलाजमत मर जाता है तो उसको प्रॉपर्टी लॉट होती है, उसकी फ्लैट मिलता है, तो वो वाला पॉइंट उस क्वेश्चन में, मिस मिर्ची वाले क्वेश्चन में वाला पॉइंट जो है वो टेस्टेड है। अब वापस आते हैं हम, और हमारा अब ये कैपिटल गेन्स यहाँ पे तो हो गया। अब हम चलते हैं सिक्योरिटीज़ के ऊपर। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इसमें से जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स ही हैं। तो अब सिक्योरिटीज़ क्या है, 37A पेपर में ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफाइन कैपिटल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज़। तो कैपिटल एसेट्स हमने डिस्कस कर लिया। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, शेयर्स इन पब्लिक कंपनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, मुदाबा सर्टिफिकेट, डेट सिक्योरिटीज़, वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़। इसमें तो कोई भी चीज़ बिकेगी उसका गेन या उसका लॉस हम कैलकुलेट करेंगे और सेपरेट रेट पे क्या करेंगे उसको लेकर चल रहे होंगे। अब इसमें पब्लिक कंपनी की जो बात की है, पब्लिक कंपनी की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है क्या होती है, तो इसको आपको मैं रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिडीमेबल कैपिटल क्या होता है, शेयर्स जो है रिडीमेबल शेयर्स आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ के आए होते हैं, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, ये इसमें आ रहे होते हैं। मुदाबा सर्टिफिकेट जो मुदाबा कंपनी इशू करती हैं। डेट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक होती है कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी, एक होती है गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कंपनी जाके लोन जो है बैंक से रेज़ नहीं कर रही, आवाम से रेज़ कर रही है, जिसमें TFCs होते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, कुक सर्टिफिकेट्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, लोन नोट्स हो गए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह हो गए, ये आवाम को इशू करती है, इनको इंटरेस्ट पे कर रही होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, डेट सिक्योरिटी। अगर मेरे पास डिवेंचर्स हैं, मैं आगे बेचता हूँ, मुझे जो गेन वगैरह होगा किसका पार्ट बनेगा, वो 37A का पार्ट बन रहा होगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ कैपिटल गेन में आपने क्रैम करनी है, डैट इज़ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इसको रटा मारना आपने। ये डेफिनेशन पास पेपर में आ चुकी हुई है, ये आपको क्रैम करनी पड़ेगी कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब है ये वो तमाम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी वैल्यू को ड्राइव करते हैं उन सिक्योरिटीज़ से जो उनके बैक पे हमने रखी होती हैं। जैसे हमने कल डिस्कस करे थे एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमने देखा था ऑप्शन लेटर जो है आप उसको बेचते हैं, आपको उसके बदले में गेन या लॉस हो जाता है। हालांकि वो ऑप्शन एक कागज़ का टुकड़ा है, एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है, और उसकी वर्थ क्यों है, उसकी बैक के ऊपर शेयर्स पड़े हुए हैं, उसकी वजह से उसकी वर्थ बनी है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कह रहे होते हैं। अब इसमें क्या कुछ आएगा, डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कैश शेडल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स आ जाएंगे, ऑप्शंस हैं, वारंट्स वगैरह इसमें आ रहे होते हैं। ये सारे आपने क्या करनी है, डेफिनेशन क्रैम करनी है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इसके अलावा और ये क्रैम करने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी, तीन नाम याद कर लें कि ये TFCs होते हैं, सुकूक सर्टिफिकेट्स होते हैं, रजिस्टर्ड बॉन्ड, कमर्शियल पेपर या म्यूनसिपल बॉन्ड, गवर्नमेंट पेपर्स, फेडरल इन्वेस्टमेंट बोर्ड, कोई से 3 नाम याद रख लें, दैट विल बी इनफ फॉर यू। पेपर में वो नहीं पूछा जाए होता क्या है। अब इनका भी हमने गेन निकालना है, तो चूँकि ये पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है तो इसकी मार्केट वैल्यू कौन सी होगी, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर चल रही होगी। और अगर हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, जो ईयर डे एंड के ऊपर वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, कंसिडर इसमें हो रही होती है। तो इसका भी गेन निकालने का फॉर्मूला होगा कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या आएगा, परचेज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, कि आपने सिक्योरिटी कितने की खरीदी है, उसको ख़रीदने में कितने एक्सपेंसेस हुए थे, कितनी कमीशन पे की, ट्रांसफ़र फ़ी, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं, उसको बेचने में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, सारा कुछ हम लेके चल रहे होंगे। फिर कंसिडरेशन रिसीव में क्या आएगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर, वो मेरी क्या होगी, कंसिडरेशन रिसीव। और इन केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू होती है, जो डे एंड के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि डे एंड के ऊपर शेयर कितने का ट्रेड हो रहा था, डैट इज़ अ फेयर मार्केट वैल्यू। अब इसको भी गेन निकालना मुश्किल नहीं है, ये 55 का शेयर लिया, 60 का बेच दिया, 5 का गेन है, लेकिन गेन टैक्स होगा इन रेट्स के मुताबिक, और ये रेट्स भी हमें पेपर में गिवन होंगे। अगर आप पेपर में एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, लास्ट पेज पे जाएंगे, आपने रेट्स देखने हैं, अगर आपको रेट्स गिवन हुए तो सिंपल इज़ दैट केस कि आपके पेपर में सिक्योरिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं, अब आपने टैक्स करनी है। अब इसमें सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी शेयर, कोई भी सिक्योरिटी जो 1 जुलाई 2022 से पहले आपने परचेज़ किया है,
अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसके ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड कितना लगेगा गेन? 12.5%। कितना लगेगा? 12.5%। और अगर कोई भी सिक्योरिटी जो 1 जुलाई 2022 के बाद आपने परचेज की है, उसके लिए फिर ये स्लैब रेट होगा विद इन 1 ईयर 15, फिर 12.5, 10, 7.5, 5, 2.5 और 6 साल के बाद सिक्योरिटी बेचेंगे एग्जाम। तो ये रेट टेबल पेपर में गिवन होंगे। आपने बस सवाल पढ़ते हुए थोड़ा सा सोचना है, क्या हमने ये 1 जुलाई 2022 से पहले परचेज़ किया है या उसके बाद। अगर बाद में किया है तो इस टेबल के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट करोगे, पहले किया है तो फिर आप इसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर रहे होगे। तो ये हमारी बात होती है किसकी? सिक्योरिटीज़ की बात होती है। अब सारी हमने डिस्कशन तो वैसे कर ली है कि गेन जो है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का और सिक्योरिटीज़ का ये सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनता है, बिकॉज इसके रेट सेपरेट हैं। आपने देखा होगा कि हमारी प्रॉपर्टी के रेट जो हैं वो सेपरेट हैं और जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं इसके रेट जो हैं सेपरेट हैं, इवन दोनों के रेट भी सेम नहीं है। फिर जो हमारे 37A 38 के 37 और 38 के आइटम है वो पार्ट बनता है किसका? नॉर्मल टैक्स NTR का पार्ट बन रहा होता है। उसके अलावा याद रखिएगा कि जब भी हम शेयर्स की डिस्पोजल की बात करते हैं तो हम FIFO बेसिस के ऊपर शेयर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। किसके ऊपर कर रहे होते हैं? FIFO बेसिस के ऊपर। अब FIFO का मतलब क्या है? जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने शेयर डिस्पोज ऑफ किए, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे एट ₹58 ईच। अभी ये 1 लाख शेयर आपने लिए कैसे थे? 1 जनवरी 2024 को आपने 30,000 शेयर लिए थे 30 रुपये के हिसाब से। फिर आपने 30 जून 2024 को शेयर लिए थे 65,000 शेयर लिए थे 40 रुपये के हिसाब से। और फिर आप कहते हैं आपने 7 जुलाई 2024 को आपने 15,000 मज़ीद शेयर ले लिए थे 55 रुपये के हिसाब से। तो अब आपने देखना है कि जब भी डिस्पोज ऑफ होगा तो आपने FIFO बेसिस के ऊपर निकालना है। तो जो पहले लिए हैं वो पहले आउट होंगे उस कॉस्ट के मुताबिक। मतलब आप गेन निकालना अगर चाहें तो आपका आ जाएगी सेल प्राइस 1 लाख मल्टीप्लाई 58 कितना आता है? 5.8 मिलियन। इसमें से लेस करवाएंगे आप कॉस्ट। तो लाख शेयर्स बिके हैं। टोटल मेरे पास कितने पड़े हुए थे? तकरीबन 1,10,000 पड़े हुए थे। तो FIFO बेसिस के ऊपर पहले ले लेंगे आप किसकी? 30,000 की। 30 × 3 क्या आएगा? 9 लाख। फिर दूसरा आ जाएंगे आपके पास 65,000 शेयर्स आपके पास आ जाएंगे 40 के हिसाब से। कितने आएंगे? 2.6 मिलियन। और बाकी आएंगे 5,000 शेयर किस्म वाले आपके 55 वाले। तो बताएं टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? कितनी? तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? कितना? गलत बता रहे हो, मोर देन 4 बनती है। 4 तो आपके पास गेन आ जाएगा कितना होगा? 650 का आपको 750 का आपका जो है वो गेन तकरीबन बन रहा होगा। तो इस तरह आप क्या करते हैं, वो आपने खुद गलत लिखवाया, मैंने गलत नहीं लिखवाया, वो आपने गलत लिखवाया, मैंने नहीं लिखवाया। बट FIFO बेसिस के ऊपर हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जो पहले शेयर लिया उसको पहले हमने क्या कर रहे हैं? आउट कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा रिमेंबर, जो बैंकिंग कंपनी होती है और जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके ऊपर सेक्शन 37A अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है लॉसेस का ट्रीटमेंट होता है। लाइक अभी हम बात करें तो जो कैपिटल लॉस है 37 38 का, हमने 38 का लॉस का ट्रीटमेंट पढ़ लिया है कि उसका अलाउ नहीं है, प्रॉपर्टी में लॉस अलाउ नहीं है। जो कैपिटल लॉस है वो कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। सिमिलरली सिक्योरिटीज़ का लॉस भी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट ही क्या होगा? सेट ऑफ हो रहा होगा। लेकिन ये 3 सिनेरियोज ऐसे हैं और इसका मार्क कर लें, सुपर इम्पॉर्टेंट है कि इन 3 सिनेरियोज में अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो आपको लॉस का ट्रीटमेंट अलाउ नहीं होगा। ये 3 सिनेरियोज सुपर इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इन 3 सिनेरियोज में लॉस हो भी रहा हो तो आपको लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो अलाउ नहीं होगा। अब इसमें आता है एक वॉश सेल,
दूसरा होता है क्रॉस ट्रेड और तीसरा होता है टैक्स स्वैप सेल। वॉश सेल क्या है कि आपने महीने का स्टार्ट हुआ, आपने एक कंपनी के शेयर्स बेचे, कंपनी ये है, कंपनी ए के शेयर्स आपने बेच दिए महीने के स्टार्ट में, लॉस हो गया, महीना के अभी महीने का एंड नहीं हुआ, जाके वापस आपने उसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो ये क्या ड्रामेबाजी है? अगर तुम्हें लॉस हुआ था, इतनी ही बुरी कंपनी थी, तुमने वापस उसके शेयर क्यों लिए? इट इज़ जस्ट लाइक डैट कि आपने डिसेप्टिव मीन्स यूज़ किए हैं अपना गेन को रिड्यूस करवाने के लिए, कि आप वही शेयर्स बेचते हैं, उस पर लॉस दिखाते हैं, बाद में जाके वही शेयर्स खरीद लेते हैं। अगर ये सिनेरियो है तो आपको लॉस का ट्रीटमेंट अलाउ नहीं होगा, आप क्लेम भी करेंगे वो आपको क्या कर देंगे, डिसअलाउ। उसके बाद है क्रॉस ट्रेड। क्रॉस ट्रेड का मतलब क्या है, आपका मल्टीपल हाउसेस में अकाउंट्स खुले हुए हैं, आपका एक अकाउंट है कराची स्टॉक एक्सचेंज में, एक आपने खोला इस्लामाबाद में, एक खोला हुआ लाहौर में। अपना शेयर पकड़ते हैं कराची से, उसको लाहौर वाले अपने डालते हैं अकाउंट में और आप अपना लॉस डिक्लेयर कर देते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक डैट, आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपके बेडरूम में से सोफ़ा गायब हो गया, आप पुलिस को फ़ोन करते मेरे घर चोरी हो गई है, और वो आकर देखते हैं बड़ा हुआ आपका ड्राइंग रूम है, क्या करेंगे आपके साथ? चपेटे मारेंगे? ये क्या ड्रामा किया? लिटरली यही काम किया आपके साथ कि भाई तुमने तो शेयर मार्केट में बेचा ही नहीं है, अपने ही घर में उठा के ड्राइंग में तुम यहाँ रख रहे हो, यहाँ से यहाँ रख रहे हो, और कहते हो चोरी हो गई, FIR काटे, तो ये लॉस अलाउ नहीं होता। ये हमारा क्या होता है, क्रॉस ट्रेड। बिकॉज इसमें आपने मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं की, आपने मार्केट में कुछ नहीं बेचा, आप अपने ही घर में क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के इधर कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस ट्रेड। और तीसरा हमारा क्या होता है, टैक्स स्वैप सेल। स्वैप का मतलब होता है चेंज करना। क्या होता है, चेंज करना। फॉर एग्जांपल आपके पास ABC बैंक के शेयर है, ठीक है, आप उनको बेचते हैं, लॉस होता है, आप फ़ौरन जाके DEF बैंक के शेयर खरीद लेते हैं। तो ये शेयर्स एक बैंक के बेच के दूसरे बैंक के शेयर्स उसी दिन पे ख़रीद रहे हो, हम इसको लॉस मानते नहीं है, हम इसको डिस्पोजल मानते नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक डैट कि आपने ABC बैंक के शेयर्स को किससे रिप्लेस कर दिया है, DEF बैंक से रिप्लेस कर दिया है। अगर ये सिनेरियो जिसमें आप अपने शेयर्स को स्वैप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एट द सेम डे, तो ये भी हमारा लॉस नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो एट द डे एंड सेम है। आपके पास बैंक के इतने शेयर्स ही मौजूद हैं, तो आपने बैंक की चेंज की है, ये नहीं, तो ये इट इज़ जस्ट आप ब्लू मार्कर चेंज इसको इससे चेंज कर दिया, तो ये लॉस नहीं होगा। तो ये तीन सिनेरियोज हैं जिसमें वॉश सेल है, क्रॉस ट्रेड है और टैक्स स्वैप सेल है। इनमें कोई किसी किस्म का लॉस का ट्रीटमेंट हमें अलाउ नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास नॉन रिकॉग्निशन रूल। पूरे पेपर में एक ना एक आदि इसकी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं वो हर अटैम्प्ट में पूछता है। अब ये है हमारे पास नॉन रिकॉग्निशन रूल। हमने बताना है या हम देखेंगे ये हमारे पास कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि एक बंदे से एसेट उठ के दूसरे बंदे के पास एसेट जा रहा है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर एसेट ट्रांसफ़र होते हैं तो हम उसे क्या मानते हैं, डिस्पोजल मानते हैं। लेकिन इन मोड्स में हम कोई डिस्पोजल ट्रीट नहीं करेंगे। जब डिस्पोजल ही ट्रीट नहीं हो रहा तो ना तो कोई कैपिटल गेन होगा और ना ही कोई कैपिटल लॉस होगा। तो अब देखते हैं वो कौन से मोड्स हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि रेसिपिएंट जो है जिसको एसेट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो बंदा कौन होना चाहिए, रेजिडेंट। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो फिर आपको क्या होगा, टैक्स पड़ जाएगा। अब ये कौन कौन से मोड्स हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफ़र ऑफ एन एसेट्स अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। जैसे अभी वो कौन है, इंडियन क्रिकेटर, अभी इसका क्या होगी, बड़ी बुरी हो रही है बेचारे के साथ। सारा कुछ उसने कमाया, नहीं बचने का ठुक गया, उसने पैसा कमाया, सारे एसेट उसके नाम थे, उसकी बेगम छोड़ गई है, अब उसने डाइवोर्स फाइल किया है, अब एलिमनी फाइल होगी, तो उसके इतने एसेट्स जो हैं क्या होंगे, उसकी साबका बेगम के नाम होंगे। तो डैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एन एसेट्स अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अब जिसके एसेट्स जा रहे हैं, डिस्पोजल तो है लेकिन उसका गम है, हम उसे टैक्स नहीं लेंगे। उसके अलावा अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, बिक्वेस्ट या विल, अगर कोई बंदा डोनेट कर देता है या कोई बंदा तोहफ़ा दे देता है, और यहाँ पे रिलेटिव बड़ा क्लियर लिखा गया है कि रिलेटिव के तोहफे एक्सेप्ट होते हैं, जो नॉन रिलेटिव के तोहफे होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं और वो महंगे पड़ते हैं आपको। उसके बाद है कि अगर आपको कोई एसेट बाय सक्सेशन, विरासत से
इनहेरिटेंस से मिल रहा है। अब जो बंदा अपने शेयर्स इनहेरिट कर रहा है, पहले इसके नाम थे, प्रॉपर्टी दादे के नाम थी, मर गया, इसके आगे तकसीम हो गई है, अब ये क्या हो रही है, ट्रांसफ़र तो हो रही है, टेक्निकली दैट इज़ अ डिस्पोजल बिकॉज ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स तो हो रहा है, लेकिन हम इसको डिस्पोजल नहीं मानते। जब डिस्पोजल ही नहीं मानते तो दादाजी से हम कभी भी टैक्स नहीं ले सकते इस चीज़ का। और जिस तरह आपकी अगर एओपी हो गई या कंपनी डिज़ोल्व हो जाती है या लिक्विडेट हो जाती है, तो ये भी अपने मेंबर्स को क्या कर रही होती है, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, तो वो फिर डिस्पोजल ट्रीट नहीं होता। अब इन चारों केसेस में एक बंदे से दूसरे बंदे को एसेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, टेक्निकली डिस्पोजल है, लेकिन हम उनको डिस्पोजल अब नहीं मान रहे। अब चूंकि हम डिस्पोजल ही नहीं मान रहे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, कोई लॉस कुछ भी इनके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा। अब चूंकि यहाँ पे बात हुई है रिलेटिव की, तो रिलेटिव क्लियरली मेंशन है कौन कौन होंगे, आपके अबाउजाद एंसेस्टर, दादा दादी, उनकी औलादें, मतलब आपके चाचा ताया फुफ्फो वगैरह ये है। उसके अलावा स्पाउस हो गया, उसके एंसेस्टर्स वगैरह हो गए, ये क्या होते हैं रिलेटिव। इवन जो होता है आपका अडॉप्टेड चाइल्ड, वो भी क्या होता है, आपका रिलेटिव ही होता है। इनके अलावा कोई भी है तो वो आपका रिलेटिव कंसिडर नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा कि जब कोई चीज़ इनहेरिट होती है ना, विरासत में मिलती है, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है वही आपकी कॉस्ट बनती है। अगर दादा ने एक प्रॉपर्टी 10 लाख की ली थी और वो आपके नाम हो गए विरासत में, तो आपके नाम भी वो प्रॉपर्टी 10 लाख की ही कंसिडर होगी। जब आप बेचेंगे, जो सेल प्राइस मिलेगी उसमें से वो हम कॉस्ट लेस करवा देंगे। विरासत के अलावा कोई भी चीज़ जो है आपको इस मोड में मिल रही है, तो जिस दिन वो ट्रांसफ़र होगी आपके नाम, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपके लिए क्या कंसिडर होगी, कॉस्ट कंसिडर हो रही होगी। तो ये विरासत इनहेरिटेंस वाला पॉइंट ना आपने याद रखना है। तो एग्जाम्पल ये पढ़ें, बताएं समझ आती है इसकी। कल हम इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दो दिन पूरा बिजनेस अलॉन्ग विद ईच एंड एवरी स्ट्रेटिकल क्वेश्चन, और उससे ज़्यादा बिजनेस आपको चाहिए भी नहीं। क्या होगा, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अभी तुम जुम्मे में शॉपिंग करके आ तो रहे हो, तो बताएं जी, समझ आया। तो एम के गाने नहीं आते, जो तू ना मिला मुझे, रीज़न है उसकी कि क्या हुआ, उसकी मिस आनिया फाइनली डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम हर स्पाउस। उसने फैसला किया कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ और मैं अपने 3 साल बेटे के साथ क्या रहूँगी, सेपरेट रहूँगी। एज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, आसिम अजहर ने कहा ठीक है मैं अपना स्टूडियो तुम्हारे नाम कर दूँगा। स्टूडियो अभी उसने किसको रेंट पे दिया हुआ है, आशिफ वजाहत को। रेंट कितना है, 72,000 पर मंथ है। अब जब हानिया को स्टूडियो मिलेगा, उस दिन से जो रेंट होगा किसका इनकम बनेगा, हानिया की। तो अब इसके पास है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 4 महीने का रेंट जाएगा आसिम के पास, और नवंबर से ऑनवर्ड जो है वो किसके पास जाएगा, हानिया के पास। और जब ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ अ डिस्पोजल ऑफ एसेट, लेकिन हम आसिम उधर से कोई कैपिटल गेन टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, उसका लॉस उसको बर्दाश्त करने देंगे। बेचारा, पैसा उसके पास फिर भी बहुत है बेटा। उसके बाद है कि 2 हमारे पास ऐसे कैपिटल गेन हैं जो एग्जाम्प्ट होते हैं, जिनके ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता। डैट इज़ कि अगर आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरशिप राइट हैं, वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, वो एग्जाम्प्ट होते हैं। या अगर आपके पास कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई कंपनी है जो किसी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बनी हुई है, अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसके शेयर्स बेचते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, आपके एग्जाम्प्ट होते हैं। ये रीड ऑनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन सुपर इम्पॉर्टेंट है, इस अटैम्प्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट अटैम्प्ट उसने 7 ही पूछा था, इस अटैम्प्ट बी रेडी एंड एक्सपेक्ट करें कि वो मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो आपसे इस दफ़ा पूछ रहा होगा। देखिए साफ और सीधी बात है, अभी हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 37A को, डैट इज़ सिक्योरिटीज़। आप उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं तो किसका पार्ट बनेगी, सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगी। तो हमारे पास शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी के, हमारे पास शेयर्स किसके हैं, पब्लिक कंपनी के, और हमने इनको क्या करना है, सेल करना है।
अब सेल करने में रूल जो है, जब भी डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ये इनके ऊपर टैक्स लगेगा, बिकॉज ये पार्ट बनेंगी हमारी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का। ऐसे ही है। रिमेंबर, कहानी में ट्विस्ट है कि जब भी आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचेंगे, दैट शुड बी अ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन के मार्केट में आपने क्या करने हैं, आपने शेयर्स जो है वो बेचने हैं। दूसरा, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन मतलब आपकी होती है स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा जो आपकी NCCPL है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, इससे आपने क्या करने हैं, अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो क्लियर भी करवानी है। बिकॉज अब यहाँ पे आप जाएंगे करवाने के लिए क्लियर, जितना भी आपके हम पढ़ के हैं टैक्स वाला, कैपिटल गेन विद होल्डिंग टैक्स, ये आपका पे हो जाता है। तो आप यहाँ जाएंगे कि ये मैंने शेयर्स अपने बेचे हैं, तो जितना भी कैपिटल गेन टैक्स है, जो भी रेट वगैरह है, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, विद होल्ड हो जाता है। अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन थी और NCCPL से आपने क्लियरेंस भी ली थी, तब क्या होगा, वो किसका पार्ट बनेंगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनेंगे। आपने अब जो रेट्स पढ़े हैं उनके मुताबिक हम टैक्स पे कर देंगे। लेकिन अगर आप NCCPL से क्लियरेंस नहीं लेते या मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है, तो रिमेंबर, बेशक प्राइवेट पब्लिक कंपनी के शेयर्स हो, वो हमारे NTR का पार्ट बन जाएंगे, हम उसको नॉर्मल टैक्स रजीम में ट्रीट कर देंगे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में पूछेगा या पूछ सकता भी है कि अगर आपने NCCPL से क्लियरेंस नहीं ली तो फिर किसका पार्ट बन जाएंगे, वो NTR का पार्ट बन रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब चूँकि मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी, आपको पता है जब मार्केट में बेचेंगे आपके पास ब्रोकर हाउस वगैरह होते हैं, उनको कमीशन वगैरह पे करेंगे, ब्रोकरेज फ़ी वगैरह पे कर रहे होंगे। इस केस में रिमेंबर, जो आपकी एक्चुअल फ़ी होती है वो हमेशा क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। आपने जो एक्चुअल कमीशन पे की है, एक्चुअल आपने ब्रोकरेज फ़ी पे की है, वो सारी क्या हो जाएगी, हम इग्नोर करेंगे। हम क्या करेंगे, मार्केट बेस्ड जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम अपने नोशनल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होगा, 0.5% ऑफ सेल प्राइस, और हम साथ लेंगे एंड है 0.5% ऑफ कॉस्ट। हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे और ये हम इन ल्यू ऑफ कमीशन ब्रोकरेज फ़ी ये लेस करवा रहे होंगे। तो हम ये लेस करवाएंगे, एक्चुअल कमीशन पे की है, एक्चुअल ब्रोकरेज फ़ी पे की है, वो हमारी क्या हो जाएगी, हमेशा इग्नोर हो जाएगी। ये वाला रूल, ये वाला पॉइंट इस दफ़ा सुपर इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट टाइम एक्सपेक्टेड था उससे 7E पूछ ली थी, तो 7E के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, बिकॉज दैट वाज एडिशन जो लास्ट हमारी अटैम्प्ट में हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, बेचोगे, सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ 37A का पार्ट बनती हैं। अब कोई 37A में है तो सेपरेट ब्लॉक के मुताबिक हमें टैक्स करना होगा, लेकिन सेपरेट ब्लॉक का रेट तब लगेगा जब हमने मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन की है और हमने NCCPL से क्लियरेंस करवाई है, मतलब हमने तमाम अपना विद होल्डिंग टैक्स वगैरह पे कर दिया है। अगर आप NCCPL से क्लियरेंस नहीं करवाएंगे, ऑल द पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, फिर वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स के ऊपर आप NTR के मुताबिक टैक्स पे कर रहे होंगे। और जब मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी, एक्चुअल कमीशन फ़ी, ट्रांसफ़र फ़ी, ब्रोकरेज फ़ी, ये सारी क्या हो जाएगी, हमारी इग्नोर हो जाएगी। हम क्या लेंगे, 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड और 0.5% ऑफ कॉस्ट, ये लेस करवा रहे होंगे। डन हो गया। इसको ज़रा हम देखते हैं इस सवाल से। मिस्टर इम्तियाज़ हैज़ डिस्पोज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स इन टैक्स ईयर 2025। उसने AB कंपनी के शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं, प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ GE अनलिस्टेड कंपनी, शेयर्स ऑफ R लिस्टेड कंपनी, शेयर्स ऑफ P लिस्टेड कंपनी। डिस्पोजल उसने किया है थ्रू NCCPL। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड यू डैट ही हैज़ अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। अब इस तरह का ही सवाल आपको एक्सपेक्टेड होगा। आपने सिर्फ अलर्ट किस पे रहना है, पब्लिक कंपनी के हुए, बिकॉज इस दफ़ा कैपिटल गेन में सिक्योरिटीज़ ही इंपॉर्टेंट है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हैं आपने 3 लाख के लिए, 9 लाख के बेचे, 6 लाख का आपका गेन आ गया, 37 का पार्ट बनते हैं। फिर आपने GE अनलिस्टेड कंपनी है, तो ये भी कौन सी है, आपकी प्राइवेट कंपनी कंसीडर होती है, 37 का पार्ट बनेंगे। 30 के लिए 10 के बेचे, 20,000 रुपये का लॉस हुआ। अब ये हमारा गेन इस लॉस से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। नेट गेन कितना बचा मेरे पास, 5,80,000।
फिर है आर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो हमने 18 जुलाई 2022 के बाद लिए थे और 15 अक्टूबर 24 को बेचे हैं, 60 के लिए थे और कितने के बेचे हैं, 75 के। और उसने कहा है कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन हुई है। अच्छा, अगर वो साइलेंट है, अज्यूम करेंगे कि मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन ही है। अगर वो साइलेंट है एग्जामिनर तो क्या अज्यूम करेंगे, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन ही है ये। तो इसको देखते हैं, गेन निकालते हैं इसका। देखें, इसने डिस्पोज ऑफ किया, इसके पास आया 75,000, डैट इज़ सेल प्राइस इतने के बेचे थे। उसके बाद हमने लेस करवानी थी कॉस्ट, वो कितनी थी हमारी 60,000, वो हमने लेस करवा दी है। अब हम लेंगे, क्योंकि मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है तो हम लेंगे नोशनल एक्सपेंसेस। वो क्या लेंगे, 0.5% ऑफ सेल प्राइस। तो 0.5% मल्टीप्लाई बाय 75 कितना आता है, ये 0.5 को नहीं करना, 0.5% को, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75,000, क्या आंसर आता है, 275। ये 0.5% है। लिख लिए पाए, और बोल दे भाई 375, तू भी बोल दे, उसको भी कह ले। उसके बाद है जी कॉस्ट का भी लेंगे हम, कितना आएगा, तो ये है हमारे एक्सपेंसेस, ये लेस करवाएंगे तो बताएं कितना गेन लॉस आता है। वन 4,325, ये इसका गेन आ जाएगा। डन। अब हम आते हैं पी लिमिटेड के ऊपर। 40 के बेचे, 35 के लिए थे, तो इसके भी ऊपर ले लें आप। सेल प्राइस कितनी होगी, 40,000 होगी। कॉस्ट है हमारे पास 35,000। अब हम लेंगे नोशनल एक्सपेंसिव 0.5% ऑफ सेल प्राइस, डैट इज़ 40,000, कितना आएगा, 200। फिर हम लेंगे 0.5% ऑफ कॉस्ट, वो है हमारे पास 35,000, कितना आएगा, ये आप लेस करवाएं तो क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है, 4625, ये हमारा गेन आ रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो कंपनी है आर, ये हमने लिए थे शेयर 18 जुलाई 2022 और बेचे हैं 15 अक्टूबर 2024। सर निकालने यहाँ होल्डिंग पीरियड कितना बनता है, 18 जुलाई 22 से 17 जुलाई 23 1 साल, 17 जुलाई 24 2 साल, ये 2 साल के बाद बिके हैं लेकिन 3 साल से पहले। तो कौन सा रेट लगाएंगे बताएं ज़रा, दैट इज़ 10%। तो जो इसका गेन आएगा उसका हम क्या लेंगे, 10% लेंगे, दैट विल बी 1432। ये क्या किया जाएगा, टैक्स पे किया जाएगा। और सेकंड हमने लिए थे 20/5/24 को और 25/10/24 को बेच रहे हैं, विद इन 1 ईयर बेच रहे हैं। तो जो भी गेन आया है इसका हम क्या लेंगे, 15% और हम टैक्स पे कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमारी ये टैक्सेशन जो है वो चल रही होती है। डन हो गया। तो ये इस दफ़ा के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट एरिया, डैट इज़ डीम्ड इनकम। अभी रिसेंट आई है, एक अच्छा सवाल है डीम्ड इनकम का। डीम्ड इनकम को आपने बेसिकली इसके रूल्स जो हैं वो आपने ध्यान से पढ़ने हैं कि किस किस के ऊपर अप्लाई होगी और किस किस के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रही होगी। अभी रिसेंट सवाल टेस्ट हुआ है एंड दैट वाज द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन, बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं था कि इस कंसेप्ट को हमने कैसे कैरी ऑन करना है, बिकॉज इसके एज सच कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं थे। सो पॉसिबिलिटी तो है कि आई कैप में, ये तो एग्जामिनर का एक फेवरेट थिंग है कि कोई अगर वो कंसेप्ट टेस्ट करता है, अगर वो अटैम्प्ट वो कंसेप्ट मेजॉरिटी अवाम सही तरह नहीं अटैम्प्ट कर पाती तो दोबारा उसको उसने लाजमी पूछना होता है, बट किसी और पर्सपेक्टिव से, बट वो टेस्ट लाजमी करता है। अब है डीम्ड इनकम। ये डीम्ड इनकम हम सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ रहे, यहाँ तो सेक्शन है ना पूरा, हम पहले भी 2 से 3 जगह पर डीम्ड इनकम पढ़ के आ चुके हुए हैं, बट वो हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते। डीम्ड इनकम का मतलब है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको बेनिफिट हुआ है तो आपकी ये इनकम है। कल हम बात कर रहे थे लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट फ्री बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे थे, दैट वाज अ डीम्ड इनकम।
कि हमने अज्यूम किया कि चूंकि तुमने मार्केट से कम रेट पे इंटरेस्ट लिया हुआ है तो ये तुम्हारा बेनिफिट है, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अनएडजस्टेबल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट लेते हैं, वो भी आपकी डीम्ड इनकम है। आपको 10 लाख दिए, आपने ऑल्दो वापस करना है, बट जब तक आपके पास 10 लाख रहेगा आप उसको उठा के अपनी इनकम में ऐड करते रहेंगे, वो भी डीम्ड इनकम है। क्योंकि डीम्ड का मतलब होता है कि अजम्पशन ले रहे हैं कि चूंकि तुम्हें इसके बेनिफिट्स आ रहे हैं, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम। लेकिन यहाँ पे डीम्ड इनकम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट कर रही है, और सेक्शन हमारा 7E है। अगर हम ये इनकम कैलकुलेट ना करें, हम कभी भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। रिटर्न हमारी फाइल ही नहीं होती, वो इनवैलिड हो जाती है। हमें डीम्ड इनकम का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है जब भी हमने रिटर्न फाइल करनी होती है। अब ये डीम्ड इनकम किसके ऊपर लगेगी? रिमेंबर, कैपिटल एसेट्स जो हैं आपके पाकिस्तान में उसके ऊपर लग रही होगी। और अभी हम कैपिटल एसेट्स पढ़ के आ चुके हैं क्या होता है। और उन कैपिटल एसेट्स में अगर स्पेसिफाई करूँ तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी लिख लें कि ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी भी स्पेसिफिकली इनके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे? अप्लाई कर रहे होंगे। शेयर्स पे नहीं होना। प्रॉपर्टी दैट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह हो गया, फ्लैट हो गया, इसके ऊपर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, इनके ऊपर, बिकॉज ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं, इनके ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। अब इसको कैलकुलेट करने का असूल क्या होगा कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी हम उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगी? मेरी डीम्ड इनकम कहला रही होगी। फिर इस डीम्ड इनकम के ऊपर हम 20% रेट लगाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा। और रिमेंबर, ये टैक्स जो है ये हमेशा 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, अब ये किन के ऊपर लगेगा? रिमेंबर, इनके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ है ना उनके ऊपर ही सारा डीम्ड इनकम अप्लाई हो रही होगी। जो इनके अलावा प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट जो सेल्फ ओन्ड है आपका, जिसमें खुद रह रहे हैं, उसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होती। हाँ, आपके पास 2 घर हैं, एक में खुद बैठे हुए हैं, एक खाली रखा हुआ है। अगर वो रेंट पे नहीं दिया, खाली पड़ा हुआ है ना, तो उसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई हो जाएगी। शर्त ये है उसकी वैल्यू 20 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, 2 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। उसके अलावा सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, जहाँ पे आप अपना कारोबार वगैरह कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस हैं, डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी। बिजनेस प्रेमिसेस हैं, खाली पड़े हुए हैं, कोई काम भी नहीं हो रहा, आपके ऊपर क्या अप्लाई होगा? डीम्ड इनकम। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद होना चाहिए। फिर जो सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, वो डीम्ड इनकम में नहीं आती। लेकिन जो फार्म हाउस होता है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? डीम्ड इनकम अप्लाई कर रहे होंगे। और फार्म हाउस का भी इन्होंने हमें मेजरमेंट दे दी है कि फार्म हाउस का मतलब क्या है? जिसका टोटल एरिया कम से कम 2000 स्क्वायर यार्ड का हो। अब ये ना कि जी मेरा भी फार्म हाउस है, कितने का? 5 मरले का। ये नहीं होना चाहिए, थोड़ी इज्जत देनी है फार्म हाउस को कि 5 मरले का फार्म हाउस, ये देखिए मेरा फार्म हाउस है, ऐसा नहीं। तो कितना एरिया हो? टोटल 2000 स्क्वायर यार्ड का, जिसमें मिनिमम कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए? 5000 स्क्वायर फीट का। और आप इसका डिवेलिंग यूनिट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इससे ऊपर का है, वो क्या होगा? उसके ऊपर टैक्स लग रहा होगा। जैसे कम होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फिर कैपिटल एसेट्स, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो शहदा वगैरह को दिए जाते हैं, अब उन्हें प्रॉपर्टी दे दी है उनके डिपेंडेंट्स को, वो नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन उनके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी। फिर वो तमाम लोग जो अपनी सर्विसेज के दौरान फोत हो जाते हैं, आर्मी में फोत हो गए हैं ड्यूरिंग सर्विसेज, या सरकारी जॉब के दौरान मर गए हैं, या जो गाजी होते हैं या वॉर वाउंडेड पर्सन होते हैं, इनके ऊपर भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर डीम्ड इनकम जो है अप्लाई नहीं हो रही होगी। उसके अलावा पॉइंट नंबर ई है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम का पार्ट बन चुकी है, उसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होते। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट की हुई है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही होती है, तो जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन गई है उसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी। आपके पास एक प्लांट मशीनरी था, खाली पड़ी हुई थी, आपने रेंट आउट कर दी, अब वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन गई है, अब आप उसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी। फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप जब उसको एक्वायर करते हैं तो सेक्शन 236 के मुताबिक तमाम विद होल्डिंग टैक्स एक ही दफ़ा पे कर देते हैं, उसके ऊपर भी डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी जो इन तमाम के अलावा है, इन तमाम के अलावा प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 25 मिलियन से कम है, उसके ऊपर भी डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगा। फिर जो गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, इनके ऊपर भी नहीं आते।
फिर वो तमाम कैपिटल प्रॉपर्टी जो बिल्डर्स की, कंस्ट्रक्टर्स की मलकियत में होती है, जो डेवलप करके उन्होंने बेचनी है, वो भी उसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं हो रही होती। तो इनके अलावा जो है उनके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई हो रही है। जैसे सवाल है कि उसने हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन की हैं, ये 30 जून 18 पे उसकी लिस्ट है कि हाउस इन DH कराची एट 500 स्क्वायर यार्ड परचेज इन 2012 बीइंग यूज्ड एज हर मेन रेजिडेंट, कितने का है? 35 मिलियन का। अब जो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं घर, वो कभी भी डीम्ड इनकम पे अप्लाई नहीं होगा। हाउस इन गुलशन इकबाल एट 600 स्क्वायर यार्ड परचेज इन 14 यूज्ड बाय ओकेजनली, तो कभी कभार इस्तेमाल हो रहा है, 18 मिलियन है, ये डीम्ड इनकम के लिए फॉल कर रहा है। अच्छा, डीम्ड इनकम में हमने एक घर की वैल्यू निकाल दी, हमने सारी प्रॉपर्टीज़ की कंबाइन वैल्यू निकालनी है। अगर वो 25 मिलियन से ऊपर होंगी हम डीम्ड इनकम लगा देंगे। अब यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी 18 मिलियन से कम है, लेकिन अगर बाकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी ऐड करेंगे, उन सब पे कंबाइन क्या होगी? डीम्ड इनकम लग रही होगी। एक प्रॉपर्टी पे हम इंडिविजुअली नहीं लगा रहे होते। तो ये खाली घर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर तो लगेगा। फिर फार्म हाउस है, फार्म हाउस के ऊपर तो हमेशा लगता है। फिर गोडाउन है जो स्टॉक इन ट्रेड में इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी। फिर मशीनरी है जो खुद इस्तेमाल करनी है, इसके ऊपर भी डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी। फिर ओपन प्लॉट है जो रखा हुआ है, उसके ऊपर भी डीम्ड इनकम अप्लाई होगी। फिर फ्लैट है, फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है और रेंटल इनकम डिक्लेयर भी की जा रही है, इसके ऊपर भी डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी इनकम का पार्ट बन रहा है। फिर एक फ्लैट है खाली पड़ा हुआ है, उसको भी बेचना है या रेंट आउट करना है, खाली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी डीम्ड इनकम अप्लाई होगी। फिर एक और प्लॉट है, उसको बाय किया और तमाम विद होल्डिंग टैक्स पे कर दिया है, इस पर भी सारा टैक्स पे हो जाए, उसके ऊपर भी डीम्ड इनकम अप्लाई नहीं होती। अब जिनके ऊपर अप्लाई हो रही थी उन सबको जमा करें। एक प्रॉपर्टी थी वो हाउसफुली 18 मिलियन की, फार्म हाउस था, ओपन प्लॉट था और फ्लैट था। जमा किए सारी प्रॉपर्टीज़ को, आपके पास टोटल फेयर मार्केट वैल्यू आगे कितनी बनती है? 4860,000। इसका आप लेंगे 5%, तो आपके पास क्या आएगी डीम्ड इनकम? वो कितनी होगी? 2430,000। फिर इसका हम क्या लेंगे? 20%, तो आपके पास टैक्स आ जाएगा, दैट इज़ 486,000। तो बेसिकली अगर इसका आप 1% लें, वो कितना बनता है? 486,000 ही बन रहा होता है। तो अभी रिसेंट ये टेस्ट हुआ है जो हमने देखा था। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। कहते हैं briefly explain the income tax implication in respect of each of the following independent situation for tax year 2021. On 1st January 2021, Ilyas entered into a contract for the sale of his 250 square yard plot in Islamabad to Mr. Sohail for a consideration of rupees 50 million. Sohail paid rupees 5 million at the time of contract of sale. However, he failed to pay the balance of the amount by 30th April 2021, and Ilyas forfeited the rupees 5 million in accordance with the terms of contract. Subsequently, the plot was sold for 49 million to Mr. Mumtaz. Ilyas had inherited the house on 25 June, on which the date of fair market value कितनी थी? 39 मिलियन थी। हमने इसका ट्रीटमेंट लेना है। अब जो इसने 5 मिलियन फॉरफिट किया है, डेट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। बाद में इसने लेटर ऑन बेच दिया, इसने बेचा 49 मिलियन का। जब इसको इनहेरिट हुआ था वैल्यू कितनी थी? 39 मिलियन की थी। अगर कॉस्ट गिवन होती मैं कॉस्ट लेता, कॉस्ट गिवन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। तो 49 माइनस 39 कितना आंसर आया? 10 मिलियन इसका गेन बनता है। अब हमने देखना है होल्डिंग पीरियड। इसको मिला 25 जून 15 को, इसने बेचा है 30 जून 21 को, तो 24 जून 16 1 साल, 24 जून 17 2 साल, 24 जून 18 3 साल, 24 जून 19 4 साल, 24 जून 20 5 साल, 24 जून 21 6 साल पूरे हो जाते हैं। ये कब बेच रहा है? 30 जून। 6 साल पूरा होने के 6 दिन के बाद बेच रहा है, इसलिए इसका गेन क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा, इसके ऊपर टैक्स पे नहीं होगा। तो डेट ऑफ होल्डिंग हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद है बोनस शेयर्स। अभी हम बोनस को डिस्कस करते हैं बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी ऑन 1 मार्च 2021 मिस्टर अलीम सोल्ड 10,000 शेयर इन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड, कंपनी लिस्टेड ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज फॉर रुपीज़ 3 लाख के शेयर्स बेचे हैं। शेयर्स 2 लाख के लिए थे, एक्सपेंसेस वगैरह पे किए, 1500 रुपया हम लेस करवाएंगे, तो आई गेस 98,500 जो है इसका क्या आएगा? गेन आ रहा होगा। उसके बाद केस नंबर 4 और 5 बताएं, समझ आती है पढ़ के कि उसने क्या हमसे पूछा हुआ है?
तो बताएं 4 में कैपिटल गेन कोई कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों? पर्सनल कार कैपिटल एसेट ही नहीं है, जो चीज़ कैपिटल एसेट ही नहीं है कुछ नहीं होगा। और सेकंड में उसने एक एंटीक वॉच बेची है और उसको उसके ऊपर लॉस हो गया है, 38 के आइटम के ऊपर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता। तो डैट वाज ऑल अबाउट फॉर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सारा हमारा जो है वो यही है। अच्छा, इसके साथ आप एक चीज़ रिलेट करती है, वो है बोनस शेयर्स, उसको हम डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ कैपिटल गेन के 2 वीडियो शेयर करूंगा, वो सारे कैपिटल गेन के आज तक के आए हुए पास्ट पेपर्स हैं, जो इंडिपेंडेंटली कैपिटल गेन के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, बिकॉज इस दफ़ा कैपिटल गेन आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अभी हमने, अच्छा कल जब हम पढ़े थे एम्प्लॉय शेयर स्कीम, तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जब हमें शेयर्स मिलेंगे तो वो शेयर्स जब हम डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे, वो सारे का सारा उसके ऊपर हम यही रूल जो हैं वो अप्लाई कर रहे होंगे जो हमने यहाँ पर डिस्कस आउट किए हैं। डिस्पोजल के लिए पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, सेम रूल अप्लाई होंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तब भी हमारे पास क्या होंगे, सेम रूल अप्लाई हो रहे होंगे। अगर आपको एम्प्लॉय शेयर स्कीम में पब्लिक कंपनी के शेयर्स मिले हैं तो वही सारा मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। ऑटम 2023 में बोनस शेयर हमारे टेस्टेड हैं। अब बोनस शेयर्स अब इम्पॉर्टेंट भी हैं, इनको भी देखते हैं, बिकॉज हम शेयर्स की बातें कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं कि शेयर्स की जितनी भी डिस्कशंस हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाए। कल हमने बात की थी एम्प्लॉय शेयर स्कीम, दैट वाज द बेनिफिट ऑफ सैलरी। अभी हमने तमाम डिस्कस किया है डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का, यहाँ तो 37A का पार्ट बनेगा या 37 का पार्ट बन रहा होगा। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर्स की। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिविडेंड की। किसकी बात कर रहे हैं? डिविडेंड की। और अगर आप अच्छी एडजस्टमेंट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो पेपर में, क्योंकि आपको इस दफ़ा चांसेस है न्यूमेरिकल के, और न्यूमेरिकल 4 हेड्स होगा, तो माइट भी वो आपको बोनस शेयर्स दिलवाए, जो आपका डिविडेंड होगा वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनवाए, और बाद में उन्हीं बोनस शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करवाए और किस में लेके जाए, कैपिटल गेन में लेके जाए, और उनके ऊपर ही ये प्रॉपर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये एक रूल को, एक ट्रांजैक्शन को, वो छोटी सी ट्रांजैक्शन को 3 हेड्स में इस्तेमाल करवा सकता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अब हमें पता है डिविडेंड हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक बेसिकली कैश डिविडेंड है और एक डिविडेंड होता है जिसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स के फॉर्म में हमें मिल रहा होता है। कैश डिविडेंड मिलेगा, हमें पता है कि इसके ऊपर 15% टैक्स जो है हमारा डिडक्ट होता है, और कैश डिविडेंड हमारा हमेशा किसका पार्ट बनता है, FTR का पार्ट बन रहा होता है। 15% टैक्स डिडक्ट होता है और उस टैक्स की हम एडजस्टमेंट, उसका ट्रीटमेंट जो है हम कर रहे होते हैं। कंपनी कहती है ठीक है हम आपको डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, बट हम लोग कैश डिविडेंड नहीं देंगे, बल्कि क्या देंगे, हम आपको शेयर्स देंगे। तो शेयर्स की बात अगर हम करें तो बोनस शेयर्स जो हैं कंपनी क्या दे रही है, आपको दे रही है। कंपनी ने क्या देने थे आपको, कैश डिविडेंड, वो कैश नहीं देती, उसके बदले में क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमने लेके चलना है। तो रिमेंबर, जब आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे तो ये भी आपका डिविडेंड है। अब चूंकि ये डिविडेंड है, जब आप रिसीव करेंगे तो ये आपकी FTR इनकम का पार्ट जो है वो क्या होगा, बनेगा। जब भी आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे तो किसका पार्ट बनेंगे, हमारी FTR इनकम का पार्ट बनेंगे। और इन बोनस शेयर्स के ऊपर जो हम टैक्स पे करेंगे वो कितना होगा, 10%। कैश पे कितने, इस पे कितना है, 10%। ये याद रखिएगा। अगर आपको बोनस शेयर अलॉट होंगे तो कितना टैक्स पे किया जाएगा, 10%। अच्छा, बोनस शेयर्स का मतलब है कि कंपनी ए है और कंपनी ए ने अपने ही शेयर्स जो हैं किसको दे दिए हैं, अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये बोनस शेयर है। एक होता है डिविडेंड इन स्पीशी, एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, डिविडेंड इन स्पीशी। उसका मतलब क्या है कि कंपनी ए है, इस कंपनी ए के पास कंपनी बी के शेयर्स पड़े हुए हैं। क्या है, कंपनी ए के पास कंपनी बी के शेयर्स पड़े हैं, और ये डिविडेंड के तौर के ऊपर अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी बी के शेयर दे देते हैं। अपने शेयर्स नहीं देते, क्या देते हैं, कंपनी बी के शेयर्स दे देते हैं। मिले शेयर्स ही हैं,
मिले एज अ डिविडेंड ही है, इन्हें हम कहते हैं डिविडेंड स्पीशी, एफटीआर का पार्ट बनेंगे और क्या होगा हमारा 10% टैक्स पे किया जाएगा। डन। अब क्वेश्चन ये है कि एफटीआर का पार्ट बनेंगे, भाई कौन क्या वैल्यू होगी, किस कीमत के ऊपर हमने रिकॉर्ड करना है, बिकॉज बोनस शेयर्स तो फ्री में मिल रहे हैं, मैं 1 रुपया भी पे नहीं कर रहा, मुझे तो फ्री में कंपनी दे रही है, तो मैंने किस वैल्यू पे लिखने, बिकॉज जो वैल्यू बताऊंगा उसके मुताबिक ही टैक्स पे करना पड़ेगा और कल को वही मेरी क्या होगी, कॉस्ट अज्यूम होगी। तो सवाल है कि भाईजान वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिकॉज उसी वैल्यू के ऊपर क्या लगना है, 10% रेट मेरा लगना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारी वैल्यूएशन का रूल क्या है और क्या नहीं है। अगर बुक है तो बुक में आप आ जाएँ नेक्स्ट चैप्टर में एफटीआर वाले में, वहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे इनको साथ साथ आप लोग हाईलाइट करते जाइएगा कि बोनस शेयर्स के ऊपर हम टैक्स करते हैं 10% रेट के ऊपर, और कंपनी जो है क्या करती है, ये चीज़ याद रखिएगा, कंपनी आपसे टैक्स काट के 15 डेज़ के अंदर क्या करना होता है, उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। मतलब कंपनी कहती है जी आप शेयर होल्डर हैं, हम आपको इतने शेयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बोनस के दे रहे हैं। कंपनी क्या कहती है, आप शेयर होल्डर हैं, हम आपको इतने शेयर्स दे रहे हैं बोनस के, वो खुद ही आपको वैल्यू बता देते हैं कि जी हम आपको इतने लाख के बोनस शेयर्स दे रहे हैं। वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए की, जी मिस्टर ABC हमने डिक्लेयर किया बोनस, आपके हिस्से हैं 2 लाख के शेयर्स आ रहे हैं, तो वो इस 2 लाख पे क्या करेंगे, आपसे 10% के हिसाब से क्या करेंगे, टैक्स डिमांड करेंगे। वो कितना होगा, 20,000 रुपया, और वो टैक्स आपसे लेके 15 डेज़ के अंदर क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। जब बोनस अनाउंस किया, फॉर एग्जांपल बोनस अनाउंस किया 1 अगस्त को, तो 15 अगस्त तक उन्होंने आपसे टैक्स लेके क्या करना है, गवर्नमेंट को सबमिट करवाना है। अगर ये सबमिट नहीं करवाते तो आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलने, आपका बोनस शेयर जो है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो टैक्स कब तक जमा करवाना है कंपनी ने, 15 डेज़ में, विद इन क्लोजर ऑफ बुक, जब आप बोनस के लिए बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि बोनस तो मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया, मुझे तो बोनस शेयर मिल गए हैं फ्री में। अब टैक्स डिमांड कर रहे हैं और टैक्स लगना है बोनस शेयर्स की वैल्यू के ऊपर, तो हम वैल्यू किस तरह से डिटर्मिन करेंगे उसको देखते हैं। पहली बात करते हैं लिस्टेड कंपनी के लिए, किसकी बात करते हैं, लिस्टेड कंपनी। इसका असूल क्या है, या ये कौन सी कंपनी है जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बिक रहे हैं। इसका असूल क्या है कि जिस दिन आप बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं उस दिन जो डे एंड के ऊपर मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की, वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ बोनस। मतलब आपने 1 अगस्त को डिक्लेयर किया अपनी कंपनी का बोनस, 5 बजे मार्केट बंद हुई, लगा पता करिए आज जब मार्केट बंद हुई है और हम अपने बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो हमारा शेयर मार्केट में 38 रुपीज़ का था, अब वैल्यू क्या होगी, 38 रुपीज़। 38 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास क्या आ जाएगी, बोनस की वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर क्या करेंगे आप, टैक्स ले रहे होंगे। तो पब्लिक कंपनी के लिए रूल क्या है, मार्केट वैल्यू एट द डे एंड ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स फॉर बोनस। लेकिन अब है वो कंपनीज जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जिनके शेयर्स मार्केट में नहीं बिक रहे, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स तो लोगों के पास ही हैं, वो मार्केट में नहीं बिकने, या अनलिस्टेड कंपनी इसके बात करते हैं। इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल है कि इन शेयर्स की फेस वैल्यू, आपको पता होगा अकाउंटिंग में पढ़ गए फेस वैल्यू क्या होती है, या ब्रेकअप वैल्यू, विच एवर इज़ हायर, वो हमारी क्या होगी, वैल्यू कंसिडर हो रही होगी। अब ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है कि हम देखते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो जो मेरे पास वैल्यू आती है वो मेरी क्या कहलाती है, ब्रेकअप वैल्यू। तो फिर फेस वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू विच एवर इज़ हायर, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट कर रहे होंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी, अगर हमने टैक्स वैल्यू बता दी कि आपको ये शेयर की वैल्यू है, इतने शेयर्स दे रहे हैं, तो टैक्स हमें पे करते हैं, आप टैक्स पे करेंगे, आपको शेयर्स अलॉट कर दिए रहेंगे। तो ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा कि जब बोनस शेयर्स मिल गए हैं आपको तो क्या होगा। तो जब बोनस शेयर्स मिल गए हैं, एफटीआर का पार्ट बनेंगे, किसका पार्ट बनेंगे, एफटीआर का। और जब कल को आप इन बोनस शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो किसका पार्ट बनेंगे, कैपिटल गेन्स का पार्ट बनेंगे।
उसके लिए वही फॉर्मूला होगा कंसिडरेशन रिसीव्ड कि आपने कितनी अमाउंट ली है, लेस करवाएंगे आप कॉस्ट ऑफ शेयर्स। और कॉस्ट क्या होगी, वो जो कीमत आपने यहाँ इनकम में बनाई थी वही क्या कंसीडर होगी आपके लिए, कॉस्ट कंसीडर हो रही होगी। और सारे कैपिटल गेंस के रूल्स हम इस पर अप्लाई करेंगे, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, एनसीसीपीएल से क्लियरेंस सब कुछ लेके चल रहे होंगे। अब कॉस्ट डिटरमिन करने का फॉर्मूला क्या होगा, रिमेंबर, अगर कंपनी जिस प्राइस के ऊपर आपसे टैक्स ले रही है वही क्या है आपके लिए बोनस शेयर्स की प्राइस होगी। कंपनी जिस प्राइस के ऊपर टैक्स ले रही है वही क्या होगी आपके लिए क्या कहते हैं, कॉस्ट कंसीडर हो रही होगी। ये पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होगा, ब्रेकअप वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज़ हायर, उस पे ऊपर ही टैक्स पे किया होगा और वही मेरी क्या होगी, कॉस्ट पे होगी। और अगर शेयर होल्डर ने 1 रुपये का भी टैक्स पे नहीं किया तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो। क्या होगी, 0 रुपीज़ कॉस्ट कंसीडर हो रही होगी। और आप इन शेयर्स को बेचेंगे पब्लिक कंपनी के तो वही मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन और मार्केट से क्लियरेंस सब कुछ आपको करवानी पड़ेगी। अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचते हैं और मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन भी की है, एनसीसीपीएल से क्लियरेंस नहीं करवाई, तो फिर किसका पार्ट बनेंगे, ये सेक्शन नंबर 37 का पार्ट जो है वो बन रहे होंगे। डन। तो डैट वाज ऑल अबाउट शेयर्स डिस्कशन के शेयर्स में ये सारा कुछ जो है हमारा शामिल होता है। तो कल हमने जब बात शुरू की थी सैलरी से, तो सैलरी से होते हुए कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से एफटीआर और एफटीआर से डिस्पोजल, ये पूरी कहानी है जो हमारी शेयर से रिलेट कर रही है, जो शेयर से मुंसलिक है। इस अटैम्प्ट में आपको शेयर्स की एडजस्टमेंट 10 से 15 मार्क्स से मिल रही होगी। शेयर्स सुपर इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि सैलरी में शेयर्स का क्या ट्रीटमेंट है, कैपिटल गेन्स में क्या ट्रीटमेंट है, अदर सोर्स में एफटीआर में क्या ट्रीटमेंट है, बोनस शेयर्स का डिस्पोजल हम कैसा ट्रेड कर रहे होंगे, ये सारा आपको पता होना चाहिए। डन। फिर हम इसको इधर रखते हैं। कल हम आधे पौने घंटे में रिबेट्स करेंगे पहले, उसके बाद कल हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होंगे। सेल्स टैक्स मेरे ख्याल से आप लोगों का अब सबसे बेहतर होगा, उसमें कोई इशू नहीं होता होगा। आप कोई भी सवाल शुरू करते होंगे एटलीस्ट 70 से 80% ऑफ न्यूमेरिकल भी हो जाता होगा। और हमने तकरीबन सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी क्लास में ही कर लिए थे। अब आपको पता होगा यार इसमें ये चल रहा है, ऐसे चल रहे हैं। कल बिज़नेस हम तकरीबन उसी मोड में स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि बिज़नेस, लॉसेस और एओपी हमने एक साथ ही करने। बिज़नेस की जिन जिन एडजस्टमेंट्स में जितने पास्ट पेपर्स हैं मैं आपको हर एक रूल के साथ करवाता जाऊँगा। तो हार्डली कल फ्राइडे, सैटरडे और संडे को जो हमारा सेशन है, तो ये 2 क्लासेस हैं जिसमें हम पूरा अपना बिज़नेस वाइंड अप कर रहे होंगे। और मंडे को फिर हम एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे बिज़नेस का। तो ये अगले 2 दिन ज़रा ध्यान से लगा लें। अगर आपका बिज़नेस भी सिक्योर हो गया, जिस तरह आई एम एज्यूमिंग डैट कि आपका सेल्स टैक्स अच्छा है, तो आई गेस आपका पेपर पास ईजिली हो जाएगा। 50 नंबर है जो सिर्फ बिज़नेस में से और सेल्स टैक्स में से आपने सिक्योर करने होते हैं। बाकी मैं इनके पास पेपर्स ना ड्राइव में शेयर कर दूंगा। ड्राइव में जो ग्रुप पे लिंक आ जाता है वहाँ से देख लीजिएगा और आप उसको फिर वहाँ से एक्सेस कर लीजिए, ताकि आपको जब फिर रिकॉल करना हो तो रिकॉल करते हुए भी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है आपको फेस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद इनकम फ्रॉम बिजनेस।